नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो आज 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री के तौर पर यह उनका 9वां केंद्रीय बजट था। तो बजट में विदेशी यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए TCS दर घटाई गई हैं। 17 एंटी कैंसर दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट मिली है। वहीं जो विदेशी नागरिक भारत में रहते हैं उनकी विदेश से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं लगेगा। रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में आयकर छूट का ऐलान नहीं किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है और MSME, हाई स्पीड रेल, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, आयुष संस्थान और मेडिकल टूरिज्म हब्स जैसे कई बड़े क्षेत्रीय और रणनीतिक निवेश की घोषणाएं की गई है। किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया लागू की जाएगी। NIM HANS 2.0 और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा पर बर्ड वॉचिंग ट्रेन जैसे कई सामाजिक और क्षेत्रीय विकास के कदम भी पेश किए गए हैं। पूरे देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे। माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इंपोर्ट करने पर छूट मिलेगी। पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इंपोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are impaired and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. वहीं PM मोदी ने बजट 2026 पेश होने के बाद देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है और ये भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई रफ्तार देगा। उन्होंने कहा कि ये बजट नारी शक्ति के सशक्तिकरण को मजबूती से दर्शाता है। PM मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए कहा कि एक महिला वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में सरकार ने नागरिक प्रशिक्षण और अन्य विमान निर्माण में इस्तेमाल होने वाले घटक और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को छूट देने का प्रस्ताव रखा है। PM मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, डेयरी सेक्टर और फिशरीज को हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, कोको, काजू और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए
अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। वहीं केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद आम बजट 2026 संसद में पेश कर दिया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट संसद में पेश किया। तो आपको बता दें कि यह बजट दिशाहीन है, ऐसा विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया। वहीं अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं इस बजट को लेकर सामने आ रही हैं। कर्तव्य भवन में बना हुआ कर्तव्य पथ पे चलने वाला ये बजट का मैं पूरा स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से माननीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार अपना बजट रखा है, ये भारत सरकार की पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी और गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास जनता के बीच में है, उसको ये बजट पूरी तरह से दर्शाता है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबके विकास के जो मूल मंत्र हैं, वो इस बजट के पूरे विस्तार में दिखता है। साथ ही साथ विकसित भारत 2047 के बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसके लिए भी ये संकल्प से सिद्धि वाला बजट है। कर्तव्य आज 12वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 9वीं बार लगातार बजट पेश किया है और एक महिला वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है, ये अपने आप में हमारे लिए गर्व का विषय है। आज का बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है। इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन और उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया। 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे, उसके लिए बताया। कई योजना के बारे में उन्होंने बताया। have started working there, and already we'll see that in Jungle Mahal, Jungle Sundari project in Purulia, for this economic corridor, 72,000 crores are going to be invested, and already there are so many people. They are setting investment. They are setting their cement hub. Now Bengal have become cement hub, the coal hub, the leather hub, the skill hub, even the Amazon Flipkart, like this, all are doing business side of this Dankuni
Kalyani and other place. उधर मुंबई के जुहू में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की सनसनीखेज घटना की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। देर रात हुई इस गोलीबारी में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस केस की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट के जरिए शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई नामक शख्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने फेसबुक पर लिखा कि रोहित शेट्टी को कई बार मैसेज किया गया कि वो उनके काम में दखल न दे, लेकिन वो उनकी बात नहीं समझे। यह हमला ट्रेलर है। सूत्रों के मुताबिक हमलावर बाइक से जुहू इलाके में आया था। उन्होंने रोहित शेट्टी के घर से थोड़ी दूर पर बाइक खड़ी की और पैदल चलते हुए शेट्टी टावर तक पहुंचा। इसके बाद आरोपी ने बिल्डिंग की ओर कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाला केवल एक ही शख्स था। आरोपी ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की थी। इस घटना के तुरंत बाद जुहू पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की गई। इस गोलीबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से लेने का दावा किया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस फायरिंग का पैटर्न अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से मेल खाता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात हुई बारिश और हल्की हवाओं ने राजधानी और आसपास के इलाकों में ठंडक को और बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है। आज सुबह भी रुक रुक कर बारिश देखी गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमानों के अनुसार ये मौसमी हलचल अभी जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 7 फरवरी के बीच दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इन विक्षोभों का प्रभाव न केवल मैदानी इलाकों में बारिश के रूप में दिखेगा, बल्कि हिमालयी राज्यों में बर्फबारी की भी उम्मीद है। पहले 2 पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से 3 फरवरी तक अपना असर दिखाएंगे, जबकि तीसरा विक्षोभ 5 फरवरी से सक्रिय होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। तो करीब 2.5 साल पहले बाढ़ के दौरान पाकिस्तान जा पहुंचे 7 भारतीयों को पाकिस्तान ने वापस लौटा दिया है। वापसी की यह कार्रवाई कल अटारी वाघा सीमा पर हुई। अटारी सीमा पर प्रोटोकॉल अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से 7 कैदियों की रिहाई का आदेश आज भारत और पाकिस्तान दोनों को मिल गया था। तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने 7 कैदियों को बीएसएफ को सौंप दिया। वहां से उन्हें औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क और आव्रजन कार्यालय लाया गया। इन 7 नागरिकों में से 4 फिरोजपुर जिले के हैं और 1 जालंधर का है, 1 लुधियाना का है और 1 उत्तर प्रदेश का है। ये सभी 2023 की बाढ़ के दौरान अपने जानवरों को बचाने की कोशिश में बहकर पाकिस्तान चले गए थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा के रास्ते में अपने आधिकारिक प्लेन एयर फोर्स 1 पर रिपोर्टरों से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम पहले ही डील कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डील हो चुकी है। कॉन्सेप्ट ऑफ डील का मतलब है कि डील को अंतिम रूप देने से पहले दोनों पार्टियों के बीच डील के मूलभूत ढांचे, उसकी समझ या प्रारंभिक समझौता होना। ट्रंप ने कहा कि यह भी कहा गया है कि वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए चीन चाहे तो अमेरिका के साथ डील कर सकता है और उसका भी स्वागत है। इससे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर अमेरिका के नेतृत्व में चल रही पहल की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है और जल्द ही वेनेजुएला से तेल निर्यात दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। ये व्यवस्था वॉशिंगटन के समर्थन से तैयार की गई है। ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की स्थिति में नेतृत्व बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम इस पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बना रहे हैं। उधर जगदलपुर शहर के शौर्य भवन में यातायात विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का औपचारिक समापन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना था। समापन समारोह में यातायात पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूल और कॉलेजेस के छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के सदस्य और ऑटो चालक संघ के लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और शराब के नशे में वाहन न चलाने के प्रति विशेष संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन यातायात जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेगा। यातायात विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो सड़क नियमों का पालन करें और दूसरों को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक करें ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। अधिकारियों ने यह भी कहा कि स्कूल और कॉलेजेस में जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में ये संदेश दिया गया कि सड़क सुरक्षा सिर्फ कानून का पालन नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है। जागरूकता और नियमों के पालन से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। बस्तर क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में होने वाला नुकसान को कम करने के लिए लगातार पुलिस विभाग एवं अन्य संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा क्षेत्र की जनता को, रोड यूजर्स को जागरूक कराने के लिए कार्रवाई किया जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटना में होने वाला मृत्यु एवं सड़क दुर्घटना की संख्या में
आंशिक कमियां हैं, लेकिन अभी भी जो सड़क दुर्घटना को पूर्ण रूप से रोकने के लिए हमारा प्रयास जारी है। उसी संदर्भ में सड़क सुरक्षा माह का वर्ष 2024 के जनवरी माह में पूरा महीना भर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और उसमें सभी प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स और परिजन, रोड यूजर्स सभी ने शामिल हुआ है। और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा क्षेत्र की जनता की भागीदारी से और सभी जनप्रतिनिधि एवं अन्य जितना भी स्टेक होल्डर्स है उनकी भागीदारी के माध्यम से बस्तर संभाग के अंतर्गत सड़क दुर्घटना को पूर्ण रूप से कम करने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। उसके लिए अलग अलग प्रकार के जो इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और एजुकेशन का काम की जा रही है और आशा है आने वाले समय में इसमें काफ़ी एक सकारात्मक परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलेगा। बस्तर पुलिस द्वारा आयोजित पिछले 1 महीने से चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान का समापन था आज। बस्तर पुलिस की एक बहुत ही अभिनव योजना और पूरे प्रदेश में हम यातायात नियमों के लिए जो जागरूकता पैदा करने के लिए अभिनव प्रयास किया जा रहा है उस कड़ी में एक कार्यक्रम है। मैं आप सभी के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ कि यातायात नियमों का 100% पालन करें। जिनके पास चौपहिया है वो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और विशेष रूप से जो बच्चों को हम जो मोटरसाइकिल देते हैं उनको लाइसेंसी प्रणाली, प्रशिक्षण और हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं, क्योंकि हम जुर्माने से नहीं अपने दुर्घटना से बचने के लिए अपने ऐसी दुर्घटना ना घट जाए, कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाए कि जिंदगी भर की बात हो। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और आयोजक से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न खेल मैदानों में बीते दिनों बने खेल माहौल से यह स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश तेजी से खेलों का केंद्र बन रहा है। इस अवसर पर सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि यह आयोजन युवाओं के लिए प्रतिभा प्रदर्शन का ऐतिहासिक मंच साबित हुआ और मध्य प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। समापन समारोह में प्रतियोगिता के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संभागों को सम्मानित किया गया। इंदौर संभाग ने 87 स्वर्ण, 47 रजत और 40 कांस्य पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। भोपाल संभाग 66 स्वर्ण, 33 रजत और 45 कांस्य पदकों के साथ उपविजेता रहा, जबकि जबलपुर संभाग 35 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ तृतीय स्थान पर रहा। खेलो एमपी यूथ गेम्स ने न केवल युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान किया बल्कि प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज समापन माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। पूरे प्रदेश में ये बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। लगभग 313 ब्लॉक, सभी जिले, संभाग और प्रदेश स्तर पर ये प्रतियोगिताएं हुई। लगभग 1 लाख खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। 723 स्वर्ण, 723 रजत और 995 कांस्य पदक इस पूरे टूर्नामेंट में वितरित किए गए। यदि हम टूर्नामेंट के फाइनल रिजल्ट की बात करें तो इंदौर संभाग ओवरऑल चैंपियन बना है। दूसरे नंबर पर भोपाल संभाग आया और तीसरे नंबर पर जबलपुर संभाग आया है। खेल संघों के साथ मिलकर यह आयोजन निश्चित रूप से एक अलग स्तर तक पहुंचा है। मुझे प्रसन्नता है कि जिस उद्देश्य से हमने ये आयोजन किया था वो पूरा हुआ है। पहली बार हुआ कि सब खेल संघों ने मिलकर आयोजन किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश के 1 लाख युवा इसमें शामिल। वहीं मुंगेली जिले में पुलिस ने चोरी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 ट्रैक्टर और 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के नेतृत्व में यह अभियान साइबर सेल, थाना लोरमी, कोतवाली और फास्टरपुर की संयुक्त टीम ने चलाया। आरोपियों में देव प्रसाद बर्मन, दिलेश स्प्रे, पवन जगत और मनीष साहू शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने लोरमी, मुंगेली और फास्टरपुर में कई वाहनों की चोरी की थी। बरामद वाहनों में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी शामिल है। इस कार्रवाई में सशक्त ऐप ने अहम भूमिका निभाई, जिससे चोरी हुए वाहनों की जानकारी मिल सकी और पुलिस आरोपियों तक आसानी से पहुंच पाई। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई जिले में वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने में मददगार साबित होगी और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं अतरमरा में पिछले 7 वर्षों से गांव के राम भक्तों द्वारा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। इस परंपरा को जारी रखते हुए इस वर्ष ग्राम विकास समिति और राम सेवक परिवार
अतरमरा के तत्वाधान में 2 दिवसीय संगीतमय रामायण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बजरंग चौक में किया गया, जहां गांव के विभिन्न रामायण मंडलियों ने रामकथा संगीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी। इस दौरान पूरा गांव राम नाम और भक्ति के वातावरण में सराबोर हो गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन राम भक्तों ने महिला पुरुष जोड़ी में सुंदरकांड पाठ, यज्ञ और हवन का आयोजन किया। विशेषज्ञों और पुरातन परंपरा के अनुसार सुंदरकांड का पाठ और हवन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों को बदलने और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने की शक्ति भी रखता है। यज्ञ और आहुतियों के माध्यम से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ग्राम अतरमरा के राम भक्तों ने कहा कि ये आयोजन हर वर्ष लोगों के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति और सामूहिक भक्ति बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर बनता है। कार्यक्रम में गांव के सभी पुरुष, महिला और युवा भागीदारी करते हैं और इसे अपने गांव की परंपरा और सांस्कृतिक पहचान के रूप में मानते हैं। समापन के समय सभी उपस्थित लोगों ने भक्ति, अनुशासन और राम नाम की शक्ति का अनुभव साझा किया और आगामी वर्षों में भी इस कार्यक्रम को नियमित रूप से जारी रखने का संकल्प लिया। ये हमारे गांव में इधर गांव में राम सप्ताह होता है प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में। उसके उपलक्ष्य में आज वर्षगांठ मना रहा है। ये 7वां वर्ष हो रहा है। पूरे गांव में भव्य वातावरण बना हुआ है। गांव में सुख शांति बना रहे। आज क्या कार्यक्रम होता है? आज राम नाम सप्ताह का वर्षगांठ मना रहा है और यहाँ भरपूर भंडारा का कार्यक्रम पूरे गांव में चल रहा है। सर, विगत 7 वर्षों से सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हनुमान चालीसा सुंदरकांड किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष यहाँ यज्ञ हवन हनुमान पाठ करके से लेकर सभी सहयोग से यह भव्य भंडारा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर के और अन्य कार्यक्रम रामायण आदि का आयोजन भी अपने अपने पितरों के, अपने पुत्र पुत्रियों के याद में रामायण का भी आयोजन करवाते हैं। इससे गांव का माहौल जो है बड़ा। वहीं मध्य प्रदेश में आयोजित इंदौर मैराथन के दौरान एक दुखद घटना घटी। दौड़ में शामिल आर्यन तोड़ी नामक युवक अचानक दौड़ते समय अस्वस्थ हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आर्यन मूल रूप से कोलकाता का निवासी था और इंदौर मैराथन में भाग लेने पहुंचा था। घटना की जानकारी लगते ही आयोजन समिति और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस और आयोजकों ने मृतक के परिजनों को तुरंत घटना की सूचना दी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मैराथन के दौरान सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन इस तरह की अप्रत्याशित घटना कभी कभी घट सकती है। आयोजकों ने मैराथन में शामिल अन्य प्रतिभागियों को भी स्थिति से अवगत कराया और सभी को सुरक्षित जगह पर रखा। इंदौर पुलिस ने भी दौड़ के मार्ग की निगरानी बढ़ा दी और इस हादसे की पूरी जांच शुरू कर दी। स्थानीय प्रशासन और आयोजकों ने मृतक के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिया। इंदौर मैराथन का ये कार्यक्रम जहां युवा और खेल प्रेमियों के लिए उत्साह का कारण बनता है, वहीं इस हादसे ने सभी को सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की याद दिला दी। के रामगंज थाना क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्र त्रिशुंडी में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य पूरी तरह पूरा हो गया है। ये चौकी औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले सप्ताह में पुलिस विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र लगभग 662 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ व्यापारिक गतिविधियां काफी हद तक सक्रिय है। इस नवीन पुलिस चौकी के निर्माण पर यूपीसीडा ने 35,61,000 रुपए का निवेश किया है। पुलिस चौकी की स्थापना से क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। इससे न केवल यहां कार्यरत उद्यमियों को बल्कि आम जनता को भी सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों की उपस्थिति से अपराध और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी और औद्योगिक निवेशकों के लिए भरोसेमंद माहौल तैयार होगा। इससे क्षेत्र के विकास और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2026 का आम बजट पेश किया, जिसके बाद कानपुर में इस पर व्यापक चर्चा देखने को मिली। डेली 24 भारत ने शहर के लोगों से इस बजट पर प्रतिक्रियाएं ली, जिसमें नागरिकों ने अपनी अपनी राय और विचार भी साझा किए। आज सरकार ने 2026 का बजट पास किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये बजट पास किया गया है। नवी बार सीतारमण ये बजट पास करने जा रही हैं। ये भी एक ऐतिहासिक वित्त मंत्री महिला द्वारा एक इतिहास रिकॉर्ड किया गया है। इसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग आखिर इस बजट से कितना खुश हैं और कितना नाराज हैं, आइए लोगों से जानते हैं। सर क्या नाम है? सुनना। मेरा नाम मणिकांत वशिष्ठ है और मैं कहना चाहता हूं कि ये काफी प्रभावित करने वाला बजट है श्रीमती सीतारमण जी द्वारा
उन्होंने इस बजट में जो बदलाव किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एजुकेशन पे, तो उन्होंने एजुकेशन का बजट बढ़ा करके जो मतलब 7 लाख था, अब 10 लाख कर दिया गया मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी हाँ, TCS फ्री कर दिया, उसको 10 लाख कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा है। और अगर हम लोग बात करें कि दवाइयों पर, उन्होंने दवाइयों पर भी काफ़ी छूट दी है, जिससे कि जो आम नागरिक है उसको काफ़ी राहत मिलेगी। और अगर हम लोग बात करें जो शराब आदि ऐसे पदार्थ हैं, उन पर इन्होंने बजट बढ़ाए हैं, बजट इनका थोड़ा-सा बढ़ा है उसपे। तो ये आम नागरिक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिनकी, और जो रोज़मर्रा में जीते हैं, उनको इससे काफ़ी राहत मिलेगी, जैसे दवाइयों में हमको राहत मिलती है। कितनी खुशी है आपको? देखिए, मुझे इससे काफ़ी खुशी है, बजट काफ़ी अच्छा है, और मैं कहना चाहूँगा अगर सरकार हमारी हम लोग के लिए इसी तरह से काम करती रहेगी, तो काफ़ी आम नागरिकों को बहुत इससे सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा बजट है। सर क्या नाम है आपका? राहुल श्रीवास्तव। आज जो वित्त मंत्री द्वारा बजट पास किया गया है, इसको लेके कितनी खुशी और कितनी नाराजगी? बहुत खुशी है क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो उन्होंने TCS में बढ़ोतरी की है, जो TCS में लाभ दिया है, बहुत ही अच्छा है। अभी पान मसाला गुटखा पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, तो हम लोगों के लिए तो ये अच्छा ही है। जितना बढ़ा दिया गया तो आदमी खाना कम करेगा, नशा पत्ती का दौर कम होता चला जाएगा, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है। दवाइयों पे जो राहत दी है उसको दवाइयों के लिए, शुगर की दवा और कैंसर पीड़ितों के लिए एक बड़ी मदद दी है। हम अपनी सरकार से इसके लिए भी धन्यवाद कहना चाहेंगे कि भाई इतनी मदद करने के लिए सरकार अगर आगे बढ़ रही, हम आम जनमानस को भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए कि सरकार इसी तरीके आगे काम में हम लोगों के हित में करती रहे। 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये बजट पास किया गया है, ये भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड। या इस पर आप कितना? अब इस पे हम ज्यादा प्रक्रिया अपनी नहीं दे पाएंगे भाई, जितनी जानकारी हमको इस विषय पे थी, अब ज्यादा जानकारी, मैं व्यापारी हूँ, व्यापार से ज्यादा हम टीवी वगैरह देख नहीं पाते। जितनी जानकारी थी मैंने बता दिया, बाकी मतलब आप इस बजट से खुश? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह सब मैं संतुष्ट हूँ। आने वाली पीढ़ी को लेकर के ज्यादा संतुष्ट है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बजट अच्छा ही जाएगा, जा ही रहा है, और आगे आने वाले समय में सरकार द्वारा और भी चीजें मिलेंगी। एजुकेशन पे जो लोन वो बैंकों द्वारा, मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा दिया जाता था, उसकी बढ़ोतरी को 7 लाख से 10 लाख कर दी गई। उस पर सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही कि जो अब आने वाली जो लोग पढ़ाई को लेकर के कतराते थे, अब वो अपना आगे से आगे पढ़ाई के लिए बढ़ सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। जो लोगों को समस्या होती थी पैसों को लेकर के या फीस को लेकर के, तो उस पर भी सरकार ने सपोर्ट किया है। तो सरकार का उन बच्चों को भी, बच्चे सरकार को धन्यवाद करेंगे कि उनके लिए बड़ी पहल की है सरकार ने। मैं सरकार के लिए अपनी तरफ से, सरकार अपने लोगों की तरफ से भी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों के लिए सोचा गया, ये आने वाली पीढ़ी के लिए सोचा गया। तो जैसा देखा कि आप लोगों ने, कि लोगों के बीच एक काफी अच्छी उत्साह है, लोग इस बजट से काफी खुश नजर आ रहे हैं। वैल्यू 24 भारत के लिए सारिक खान, कानपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।